गोल्ड हाइट्स कॉन्डोमिनियम। ये लोग कितने घटिया हैं। डोमिनिक छुआ ने गुस्से में फुफकारते हुए अपने मोबाइल फोन पर ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ते हुए कहा, ये तो सीधा बदनामी है। बॉस, हमें इन पर केस कर देना चाहिए। आइरिस ने अपने कप से भाप उठती हुई पुरानी नरगिस की चाय को फूंका और उसकी खुशबू को महसूस किया। एक घूंट लेते हुए उन्होंने उसके लाजवाब स्वाद की सराहना की। बॉस, आप इतनी शांत कैसे रह सकती हैं? मैं तो बहुत नाराज हूं। लोग आपके बारे में ऐसे उल्टे सीधे कैसे कह सकते हैं? आओ, एक कप चाय पियो, बहुत जबरदस्त है। बॉस, मुझे चाय नहीं पीनी। हम क्या करेंगे अब? आपने अभी अभी अपने पुराने पोस्ट साफ किए थे और तभी किसी ने अफवाह फैला दी कि आप प्रेग्नेंट हैं वगैरह। इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? डोम, तुम इतने परेशान क्यों हो? बात तो मेरे बारे में हो रही है, तुम्हारे बारे में नहीं। परेशान तो होऊंगा ही, आप मेरी बॉस हैं। कोई आपकी बुराई कैसे कर सकता है? बर्दाश्त नहीं होता। मैं इनसे लड़ना चाहता हूं। आइरिस हल्के से मुस्कुराई। उन्होंने एक और घूंट लिया। आप बहुत अच्छी इंसान हैं। आप हम सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। ऐसे में ये लोग आपके बारे में झूठी बातें फैलाएं, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइरिस ने चाय का कप धीरे से पास रखी मेज पर रखा, फिर अपना सिर हाथ पर टिकाकर गुस्से से तमतमाए अपने असिस्टेंट को देखा। मैं हमेशा ऐसी नहीं थी डोम। क्या तुम्हें मेरी पुरानी रेप्यूटेशन के बारे में नहीं पता था जब तुमने मेरे साथ काम शुरू किया? डोम ने भौहें चढ़ाईं। कुछ लोगों ने वार्न किया था, कहा था कि आप, मतलब कि मैं एक बिच हूं, कुछ ऐसा ही था। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। लेकिन मैं वही मानता हूं जो खुद अपनी आंखों से देखता हूं, और जो मैं देख रहा हूं वो दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉस हैं। क्योंकि तुमने अब वाली मुझे देखा है। ये सच है कि पहले मैं बहुत अलग थी। मेरी बदनामी जायज है, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो फिर बस सबको अब वाली आप दिखाइए, उसने कहा। मैं यही करने की सोच रही हूं, लेकिन केस करना इसका हल नहीं है। शांत हो जाओ डोम और चाय पियो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, डोम ने बुदबुदाते हुए कहा। एक नौकरानी आगे आई और उसके लिए गर्म चाय का एक ताजा कप भर दिया। उसी समय उसका फोन बजा। डोम ने फोन उठाया। हेलो, हाँ, मैं डोमिनिक छुआ बोल रहा हूँ, मिस आइरिस लॉन्ग का असिस्टेंट। 1 मिनट रुकिए। उसने आइरिस की ओर देखा, फोन उन्हें थमाया और धीरे से कहा, बॉस, मिस्टर जे का कॉल है। ठीक है, धन्यवाद डोम। उन्होंने फोन कान से लगाया। हेलो मिस्टर जे, मैं आइरिस लॉन्ग बोल रही हूँ। एक पुरुष की आवाज आई। मैंने वो 2 ट्रैक्स सुन लिए जो आपने भेजे थे। और क्या आपके पास और भी हैं? बिल्कुल। कितने? इतने कि एक पूरा एल्बम बन जाए। आइरिस ने चाय की चुस्की ली और शांत भाव से इंतजार करने लगी। क्या आपने सच में खुद ये गाने कंपोज किए हैं? हाँ, ये आपके पुराने स्टाइल से काफी अलग हैं। बिल्कुल सही। आप ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहती हैं ना? इस बार मैं चाहती हूं कि मेरी म्यूजिक ही सब कुछ कहे। उन्होंने एक और घूंट लिया। मिस्टर जे, आपने जो मैंने भेजा उस पर सच सच बताइए, क्या सोचते हैं? हम ये अच्छे हैं। नहीं, ये तो बहुत जबरदस्त हैं। हाय, मानना पड़ेगा, ये कमाल के हैं। हाल ही में जो डेमो टेप्स सुने उनमें से ये सबसे बेहतरीन है। इतने सोलफुल कि सुनते हुए सीने में दर्द महसूस हुआ। अकेलापन और दर्द साफ झलकता है। लेकिन यही बात मुझे खटक रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने ये कंपोज किए हैं, लेकिन ये गाने मैंने ही बनाए हैं। हाय, मुझे ये गाने बहुत पसंद आए। मैं इन पर काम करना चाहता हूँ, इन्हें और निखारना चाहता हूँ ताकि फाइनल वर्जन में और भी धमाकेदार बने। मैं इन गानों के साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहा कि आपके साथ काम करना चाहता हूँ या नहीं। आइरिस ने आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, लेकिन उनकी आवाज अब भी शांत थी। इसका क्या मतलब है मिस्टर जे? आप फिलहाल ज्यादा पॉपुलर नहीं हैं। मुझे यकीन है कि आपने इंटरनेट पर देखा होगा लोग आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं, है ना? और आप इतनी लंबी गैर मौजूदगी के बाद लौटी हैं। ऊपर से ये नया म्यूजिक स्टाइल, आप अपनी पूरी इमेज बदलने जा रही हैं। हाँ, इतना आसान नहीं होगा, आप जानती हैं। ये एक बड़ा रिस्क होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी।
अगर, और ये सिर्फ अगर है, अगर मैं आपको अपनी आर्टिस्ट के तौर पर साइन करने का फैसला करता हूँ। हाय, आप बहुत मुश्किल पोजीशन में हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके साथ ये बड़ा दांव खेलना चाहता हूँ या नहीं, लेकिन एक बात सच है, मुझे ये गाने बहुत पसंद आए हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, मिस्टर जे? फोन के दूसरी तरफ से आदमी ने हल्के से खंखार कर गला साफ किया। आपके गाने बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको बतौर कंपोजर ले सकता हूं। फिर नहीं, मिस्टर जे, ये गाने मेरे हैं। मैंने इन्हें खुद इसलिए बनाया है ताकि मैं खुद इन्हें गा सकूं, और मुझे पता है कि इन गानों को सबसे बेहतर मैं ही गा सकती हूं। मैं ये गाने किसी और को नहीं देना चाहती। जब मैं इन्हें गाऊंगी और रिलीज करूंगी, तब हम बात कर सकते हैं कि मैं और किसके लिए गाने बना सकती हूं। मुझे कोलैबोरेशन से कोई दिक्कत नहीं है। फोन के दूसरी तरफ से एक गहरी सांस की आवाज आई। आइरिस ने चाय की चुस्की ली, फिर अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। डोम फोन पर हो रही बातचीत सुन रहा था, और जब उसने सुना कि मिस्टर जे क्या चाह रहे हैं, तो उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा गुस्से में लगने लगा। जब उसने ऑनलाइन कमेंट्स पढ़े थे, आइरिस ने इशारे से उसे चाय पीने को कहा। डोम ने गुस्से में हम किया और एक बड़ा घूंट भर लिया, लेकिन मुंह जल जाने पर खांसने और आंखों में पानी आने लगा। एक नौकरानी तुरंत दौड़कर आई और उसकी हालत संभालने में लग गई। मिस लॉन्ग, मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। आखिरकार मिस्टर जे बोले। बिल्कुल। आप कल फ्री हैं? हाँ। तो फिर हम इस जगह पर मिलते हैं। आइरिस ने जो टाइम और जगह मिस्टर जे ने बताई, उसे ध्यान से याद कर लिया। फिर दोनों ने अलविदा कहा और कॉल कट गया। अगले दिन एक 5 स्टार होटल का रेस्टोरेंट। लंच का समय। सफेद चादरों से ढकी मेज और कुर्सियां ऐसे लग रही थीं जैसे लावा के कालीन पर बादल तैर रहे हों। पीले काला लिली के लंबे डंठल सादगी से मगर खूबसूरती से पारदर्शी कांच के गुलदानों में सजे हुए थे, हर टेबल के बीचों बीच। सुनहरे झूमर पूरे रेस्टोरेंट में हल्की रोशनी फैला रहे थे, जो दीवारों की सुनहरी और लाल सजावट के साथ पूरी तरह मेल खा रही थी। जियोंग जून खिड़की के पास रखी एक मेज पर बैठा हुआ था, सूखे मार्टिनी का ग्लास थामे हुए। उसने अपनी घड़ी देखी। तय समय से 2 मिनट पहले थे, लेकिन उसे पहले से ही अधीरता होने लगी थी। वो लड़की देर नहीं होनी चाहिए। वो एक मशहूर और अवार्ड विनिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर अपना कीमती समय निकालकर उससे मिलने आया है। उसे इसका शुक्रगुजार होना चाहिए और समय पर पहुंचना चाहिए। 1 मिनट बाकी था। उसने एक बार फिर रेस्टोरेंट के एंट्रेंस की तरफ देखा। वहां उसने देखा कि मैत्र दी, रेस्टोरेंट का मेहमानों का स्वागत करने वाला, एक बेहद स्टाइलिश युवती का स्वागत कर रहा था। दोनों कुछ सेकंड बात करते रहे। फिर मैत्र दी ने जियोंग जून की ओर देखा और युवती को उसकी ओर ले जाने लगा। जियोंग जून ने अनजाने में खुद को सीधा कर लिया, सीना चौड़ा करते हुए सीधे बैठ गया और उस औरत को गौर से देखने लगा जो अब उसकी टेबल की ओर बढ़ रही थी। वो लंबी थी, मॉडल जैसी लंबी नहीं, लेकिन औसत चीनी महिलाओं से जरूर लंबी। कमाल की आवरग्लास फिगर थी, लेकिन थोड़ी दुबली। उसने एक काले रंग की फुल स्लीव्स रैप ड्रेस पहनी थी, जिस पर चमकीले गुलाबी कमल के फूलों की प्रिंट थी। वी-नेक डिजाइन से हल्की सी झलक मिल रही थी उसकी गहरी क्लीवेज की। कमर पर बंधी डोरी उसकी पतली कमर को उभार रही थी और ड्रेस नीचे की ओर उसके हिप्स को ढकती हुई घुटनों से नीचे तक बह रही थी। साधारण मगर बेहद शालीन काले हाई हील्स उसकी लंबाई में और इजाफा कर रहे थे। उसके लंबे सीधे रेशमी काले बाल उसके छोटे से चेहरे को फ्रेम कर रहे थे। बड़ी मिरर वाली एविएटर सनग्लासेस ने उसकी आंखें तो छिपा ली थीं, लेकिन उसकी खूबसूरती को नहीं। जियोंग जून ने मन ही मन एक हल्की सांस खींची और आंखें सिकोड़ लीं जब मैत्र दी उस खूबसूरत महिला को उसकी टेबल तक ले आया। वह महिला उसके सामने आकर रुकी। मिस्टर जे, उम्मीद है ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वही मधुर आवाज थी जिससे उसने कल फोन पर बात की थी। मिस आइरिस लॉन्ग, वह थोड़ा चौंक कर बोला। भौहें सिकुड़ गईं। महिला ने सिर हिलाया और हाथ आगे बढ़ाया। उसने उसकी गोरी हथेली को देखा। कोई अंगूठी नहीं, कोई चमकीली नेल पॉलिश नहीं, सिर्फ एक सादा पारदर्शी फ्रेंच मैनिक्योर। कुछ सेकंड बाद जाकर
जियोंग जून को होश आया और फिर वह खड़ा होकर उसका बढ़ाया हुआ हाथ थामते हुए बोला, मिस लॉन्ग, वाओ, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। आप तो काफी अलग लग रही हैं। आइरिस ने बस हल्की सी मुस्कान दी। उसका चेहरा अब भी बड़े सनग्लासेस से आधा ढका हुआ था। मैत्र दी ने आइरिस के लिए कुर्सी खींची और दोनों के बैठने का इंतजार किया। फिर उसने ऑर्डर लिया और चला गया। इस बीच आइरिस के लिए गर्म हर्बल टी का ब्लेंड सर्व किया गया। जियोंग जून, या म्यूजिक इंडस्ट्री में जिसे सब जैजे के नाम से जानते हैं, उस खूबसूरत लड़की को देखता रहा जो उसके सामने बैठी थी। वह अपनी चाय पर फूंक मारते हुए धीरे से चुस्की ले रही थी। उसके हाव भाव में एक नाजुक सी गरिमा थी। सब कुछ बेहद नेचुरल लग रहा था, जरा भी बनावटी नहीं। वो अंदर से हिल गया था। उसके सामने बैठी ये लड़की वह नहीं थी जिसकी उम्मीद वह आज कर रहा था। वह बार बार कोशिश कर रहा था कि इस लड़की को अपने दिमाग में बसे आइरिस लॉन्ग की छवि से मिला सके, लेकिन मेल नहीं बैठ रहा था। सच सच बताइए, आप आइरिस लॉन्ग की जुड़वां बहन तो नहीं? एक हल्की मधुर हंसी। बिल्कुल नहीं मिस्टर जेजे, मैं ही आइरिस लॉन्ग हूं एंड आई डोंट हैव अ ट्विन सिस्टर। नो वे। वह पीछे झुका और सिर हिलाने लगा, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो। आइरिस बस मुस्कुराई और चाय पीती रही। खाना आ गया। दोनों ने हल्की फुल्की बातों के साथ खाना शुरू किया, जैसे मौसम की चर्चा और अन्य साधारण विषय। लेकिन जैसे ही खाना खत्म हुआ, माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। ठीक है, अब काम की बात करते हैं, जेजे कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बोला। आइरिस ने सिर हिलाया। आप जानती हैं कि मुझे आपके भेजे हुए डेमो टेप्स बहुत पसंद आए, लेकिन मुझे आप पर भरोसा नहीं हो पा रहा, आपकी पुरानी बदनामी की वजह से। और आप ये भी नहीं मान रही कि मेरे बाकी सिंगर्स वो गाने गा सकें। मैंने आपको यहाँ बुलाया था क्योंकि मेरा असली इरादा यही था कि मैं आपको मना लूं कि आप ये गाने मुझे दे दें और मैं उन्हें बतौर कंपोजर रिलीज करूं। आइरिस की आंखें जरा सी सिकुड़ी। चश्मे के पीछे से एक बेहद हल्की मगर तेज नजर चमकी। उसके चेहरे की एकमात्र प्रतिक्रिया थी होठों का एक सीधी रेखा में दब जाना। लेकिन आज जब मैंने आपको देखा, जेजे ने आइरिस की ओर इशारा करते हुए कहा, तो मेरा मन बदलने लगा है। मैंने ऐसा कुछ उम्मीद नहीं की थी। आप पूरी तरह से बदली हुई लग रही हैं मिस्टर जेजे। मुझे यकीन है आपने सुना होगा कि 1 साल पहले मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था। आइरिस ने शांत और स्थिर आवाज में कहा। जे ने सिर हिलाया। वो हादसा बहुत गंभीर था। मैं मर गई थी मिस्टर जेजे। उसने खिड़की की ओर देखते हुए एक हल्की सांस छोड़ी। खिड़की के बाहर तैरते बादल और नीला आसमान उसके मिरर शेड्स में झलक रहे थे। मैं कोमा में थी, 1 साल तक मरी हुई थी। आप नहीं जानते कि मौत का एहसास कैसा होता है मिस्टर जेजे। वो इंसान को बदल देती है। समझ गया? चैनसिमा ने कहा। अब जाकर उसे आइरिस लॉन्ग के बदले हुए रूप की वजह समझ आ रही थी। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर जैजिमा ने एक लंबी सांस ली और रेस्टोरेंट के सेंटर में बने छोटे से मंच पर रखे पियानो की ओर इशारा किया। वो देख रहे हैं? आइरिस ने उसकी नजर का पीछा किया और फिर सिर हिलाया। जाइए, अपने गानों में से एक गाना बजाइए। दिखाइए मुझे कि आप ही उन गानों को गाने के लिए सबसे सही इंसान हैं। क्या आप कर सकती हैं? बिल्कुल, उसने कहा। आइरिस उठी और पियानो की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम हल्के और बेहद सधे हुए थे, जैसे जमीन पर नहीं, हवा में चल रही हो। कुछ ग्राहकों ने उसे देखा और सोचने लगे, ये खूबसूरत लड़की कौन है? वो सब ध्यान से देखने लगे। जैसे ही वो स्टेज पर चढ़कर पियानो के सामने बैठी, क्या वो वाकई पियानो बजाने जा रही थी? क्या परफॉर्म करेगी? सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां स्ट्रेच की, फिर एक गहरी सांस ली और बजाना शुरू किया। तेज, गहरे और शक्तिशाली सुरों ने रेस्टोरेंट के हर इंसान को चौंका दिया। अब सबका ध्यान सिर्फ उसी पर था। उन सुरों ने दिल की धड़कनें बढ़ा दी, जैसे उन सुरों ने लोगों के दिमाग में एक खूनी युद्ध भूमि की तस्वीर खींच दी हो। कुछ सेकंड बाद सुर धीमे हुए और फिर एकदम थम गए। आइरिस ने 2 गहरी सांसें लीं, फिर बजाना शुरू किया। इस बार एक धीमा, मुलायम लेकिन गहराई से भरा हुआ सुर, एक दर्द भरा ट्यून।
उसने अपनी आंखें बंद की और गाना शुरू किया। मैं लेटी हूँ एक लाल समुंदर में, अंधेरे में जमी हुई 1000 सालों से तैर रही, सिर्फ तुम्हारे इंतजार में। रेस्टोरेंट के हर कोने में जैसे सन्नाटा छा गया। उसकी गहरी, दिल छू लेने वाली आवाज सबके दिलों को छू गई। जे की आंखें चमक उठी। उसका पूरा ध्यान अब बस आइरिस पर था। मेरी टूटी हुई रूह भटक रही है खोई हुई, डरी हुई 1000 साल तेरे बिना, ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर। पास की टेबल पर बैठी एक अधेड़ उम्र की महिला की आंखें भर आईं। उसका बदन कांपने लगा। 2 साल पहले खोए अपने प्यारे पति की यादें उसके दिल में ताजा हो गईं। धुन और भी दर्दनाक हो गई। वो जवान लड़की की आवाज और ऊपर उठी, बिना किसी मेहनत के ऊंचे सुरों को छूती हुई। हर बार जब मैं आंखें बंद करती हूँ, मैं तेरे प्यार के साए से नाचती हूँ। हम उड़ते हैं इस फानी जन्नत में, जब तक तुम्हें फिर से जाना ना पड़े। मैं आज रात इस ख्वाब से नहीं जागना चाहती। 1000 साल बिताऊं तेरे प्यार के साए के साथ। वो विधवा महिला अपना चेहरा हाथों से ढक कर रोने लगी। उसकी सहेलियां उसे संभालने की कोशिश करने लगी। खुद की आंखें भी भीग चुकी थीं। उनमें से एक ने उसे वॉशरूम ले जाने की कोशिश की, लेकिन उस विधवा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। वो यहीं बैठकर पूरा गाना सुनना चाहती थी। आंखों में आंसू लिए उसने उस जवान लड़की की तरफ देखा जो पियानो बजा रही थी। लड़की की आंखें भले ही बड़े सनग्लासेस से ढकी थीं, लेकिन उसके चेहरे का दर्द और अकेलापन साफ झलक रहा था। मैं जागते हुए, मरी हुई, सोते हुए जिंदा कैसे जीऊं, जब तू साथ नहीं सिर्फ ख्वाबों में आता है, तू रातों में। जेजा रेबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस अंधेरे, गहरे एहसास वाले गाने ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, सांसें तेज हो गई थीं। उसी पल उसने एक फैसला लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह फैसला जल्द ही पूरे देश और म्यूजिक इंडस्ट्री में तूफान ला देगा। ओह, 1000 साल बिताऊं तेरे प्यार के साए के साथ। जैसे ही गाना खत्म हुआ, आखिरी सुर धीरे धीरे थमा। पूरे रेस्टोरेंट में जोरदार तालियों की गूंज फैल गई। हर कोई अपनी सीट से खड़ा हो गया, चाहे ग्राहक हो या रेस्टोरेंट के कर्मचारी। सबने जोर जोर से ताली बजाई। होटल लॉबी से कुछ लोग उत्सुकता में अंदर चले आए, पूछने लगे कि क्या हो रहा है। आइरिस लौंग उठी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बड़े सनग्लासेस के पीछे से उसने खड़े हुए लोगों को देखा जो उसे स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। उसने एक नजाकत भरा, धीमा और सुंदर सा झुककर अभिवादन किया। तालियों की आवाज और तेज हो गई। लोग चिल्लाने लगे, सीटी बजाने लगे। जब वो दोबारा सीधी खड़ी हुई तो एक वेटर जल्दी से आगे बढ़ा और स्टेज से उतरने में उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। जब उसने हल्के से थैंक यू में सिर हिलाया तो वेटर किसी किशोर की तरह मुस्कुराने लगा। आइरिस ने सीने पर हाथ रखा और हल्के से सिर झुकाया। एक चुपचाप शुक्रिया उन सभी के लिए जो तालियां बजा रहे थे। फिर वो धीरे धीरे चलती हुई जे के टेबल की ओर लौट गई। कमाल, बिल्कुल कमाल, जे ने कहा जब आइरिस वापस टेबल पर पहुंची। वह अब भी उसके लिए तालियां बजा रहा था। शुक्रिया मिस्टर जे, आइरिस ने मुस्कुराते हुए कहा। जे को अचानक शंतिल पुरुष बनने की तलब हुई। ये उसके लिए असामान्य बात थी, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में उसकी छवि किसी शिष्ट पुरुष की नहीं, बल्कि एक दानव जैसी थी। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह अपने काम में सबसे बेहतरीन था। उसके चेहरे पर अब एक बड़ा सा गर्व भरा मुस्कान था। अंदर ही अंदर वह खुद पर फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार ये सब उसी की वजह से तो हुआ था। उसी ने लड़की को पियानो बजाने और गाने को कहा था, और देखो ना, पूरा रेस्टोरेंट एक तालियों भरा कॉन्सर्ट हॉल बन गया। क्या वह कमाल का नहीं था? नहीं, वह तो शानदार था। वाह, जैसा कि उम्मीद थी एक मशहूर और पुरस्कार विजेता म्यूजिक प्रोड्यूसर से। तालियां धीरे धीरे थम गईं। जे और आइरिस फिर से आमने सामने बैठे। ये तो उन गानों में से एक नहीं था जो तुमने मुझे भेजे थे। इसका नाम क्या है? जे ने पूछा। मैं इसे कहती हूँ तेरे प्यार का साया, आइरिस ने जवाब दिया। खूबसूरत। अब मैं तुम्हारी संगीत प्रतिभा से पूरी तरह से प्रभावित हूँ। ये जानकर अच्छा लगा मिस्टर जे। मैंने अपना फैसला कर लिया है।
मिस आयरिस लॉन्ग, क्या आप मेरी रिकॉर्ड लेबल के साथ एक आर्टिस्ट के तौर पर जुड़ना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल। वह हल्के से हंसी। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ मिस्टर जे। धन्यवाद। शानदार, उसने उत्साहित होकर मेज पर जोर से हाथ पटका। मेरी टीम 1 हफ्ते के अंदर आपसे संपर्क करेगी, कॉन्ट्रैक्ट और बाकी बातों के लिए। बिल्कुल सही मिस्टर जे। फिर वे दोनों कुछ और देर बातें करते रहे। फिर जे ने वेटर को बुलाकर बिल चुकाया। आयरिस ने पैसे देने की पेशकश की, लेकिन जे ने उसे साफ मना कर दिया। बिल चुकाने के बाद वे दोनों बाहर जाने लगे। उसी समय वो विधवा महिला जो पहले रो रही थी उनके पास आई। उसकी आंखें अब भी सूजी हुई थीं। उसकी 3 सहेलियां उसके पीछे खड़ी थीं। माफ कीजिएगा, मुझे खलल डालने के लिए क्षमा करें। मेरा नाम फेंक वॉन है। विधवा ने अपना परिचय दिया। फिर वो आयरिस की तरफ मुड़ी। अब उसकी नजर में वो जवान लड़की और भी सुंदर और दिल को भाने वाली लग रही थी। मैं बस आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज का आपका गीत सुनकर दिल से रोने का मौका मिला। आयरिस मुस्कुराई। ये जानकर खुशी हुई कि आपको पसंद आया मैडम। अगर बुरा ना माने, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा उपनाम लॉन्ग है। मिस लॉन्ग, मुझे आपका गाना बहुत पसंद आया। मैं बहुत जोर से रोई, लेकिन उसी के साथ मेरे दिल को एक सुकून भी मिला। इसने मुझे कुछ मीठी सी कड़वी यादें दिला दी। आपके पास अद्भुत प्रतिभा है मिस लॉन्ग। अब मैं आपकी फैन बन चुकी हूँ। मैं फिर से आपका गाना सुनना चाहती हूँ। उसी समय जे बीच में कूद पड़ा। मैडम, निश्चिंत रहें, आप यह गाना फिर से जरूर सुनेंगी जैसे ही हम इसे रिलीज करेंगे। और तो और, आपको मिस लॉन्ग के और भी गाने सुनने को मिलेंगे बहुत जल्द। और आप हैं? उसने अपनी सबसे मोहक मुस्कान दी। मैं हूं जे। फेंक वान की एक सहेली ने चौंक कर कहा, मुझे लगा कि आप कहीं देखे से लगते हैं। आप ही हैं ना जे? वो मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर? बिल्कुल वही, उसने गर्व से कहा। पहचान लिया जाना हमेशा उसे अच्छा लगता था। उन अधेड़ उम्र की महिलाओं ने खुशी से स्कूल की लड़कियों की तरह चीख पुकार मचा दी। प्लीज मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। मुझे भी। ओ नहीं, लड़कियों, मुझे सहारा दो, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। यहाँ मेरी ड्रेस पर साइन कीजिए। जे बेहद प्रसन्न होकर महिलाओं को ऑटोग्राफ देने लगा। उसने फेंक वॉन को भी एक ऑटोग्राफ दे दिया, हालांकि उसने मांगा नहीं था। उसने जे को पहचाना नहीं था, लेकिन अब बताने में शर्म महसूस हो रही थी। उनमें से एक महिला आयरिस की ओर मुड़ी। मिस लॉन्ग, आप बहुत लकी हैं। आपके पीछे खुद मिस्टर जे हैं। आप तो अब जरूर फेमस हो जाएंगी। आयरिस ने बस हल्की सी मुस्कान दी, जबकि जे हंस पड़ा। कृपया तैयार रहिए, और जब हम एल्बम रिलीज करें तो जरूर खरीदिएगा, ठीक है? मैं आप सभी पर भरोसा कर रहा हूं। हाँ, बिल्कुल, का सामूहिक उत्तर सुनकर वह और भी फूल गया। मिस लॉन्ग, फेंक वान ने आयरिस का हाथ थामा। आज के लिए धन्यवाद। मैं आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करूंगी। मैं फिर से आपकी आवाज सुनने का बेसब्री से इंतजार करूंगी। मैं जरूर आपका साथ दूंगी। भावुक होकर आयरिस ने अपना हाथ धीरे से छुड़ाया और फेंक वान के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। शुक्रिया मैडम, मैं इसका बहुत मूल्य समझती हूँ। सभी लोग होटल के लॉबी तक साथ साथ बाहर निकले। उन्होंने एक दूसरे को विदा कहा और अलग अलग दिशाओं में चले गए। जे जल्दी में चला गया, कहते हुए कि उसे 1 घंटे में मीटिंग अटेंड करनी है। आयरिस ने डोम को कॉल किया और कहा कि वह उसे लेने आए। फिर वह लॉबी में रखे एक काउच पर बैठ गई और अपने पर्स से एक पेपरबैक नॉवेल निकाली, जो उसकी पिछली जिंदगी के सबसे पसंदीदा रूसी लेखकों में से एक की किताब थी। यह अनुवाद नहीं, मूल रूसी भाषा में लिखा गया उपन्यास था। कहानी में डूबी हुई वह अपनी आसपास की दुनिया से बेखबर हो गई थी, जब तक कि एक बड़ा मजबूत हाथ उसके पीछे से उसके कंधे पर नहीं आ गया। वह झट से सख्त हो गई, सावधान, और बिना देखे ही उसने पीछे की ओर एक हथौड़े जैसी मुट्ठी से वार किया उस व्यक्ति पर जो उसे छूने की जुर्रत कर रहा था। अगर जिन लीवेई की रिफ्लेक्सेस तेज न होती तो उस लड़की ने अब तक उसकी नाक तोड़कर लहूलुहान कर दी होती। उसके हाथ खुद ब खुद बिना सोचे फौरन हरकत में आ गए
और उसने उसका मुक्का पकड़ लिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उस नाजुक सी मुट्ठी में छिपी ताकत ने उसे चौंका दिया। शांत हो जाओ, उसने गहरी आवाज में कहा। वो लड़की, नहीं अब जवान औरत, फौरन काउच से उछलकर दूर जा खड़ी हुई। उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे कोई शेरनी हमला करने ही वाली हो। जिन लीवेई ने एक आईब्रो उठाया, फिर काउच के सामने आया जहां वो अभी थोड़ी देर पहले बैठी थी, और जमीन पर गिरी रूसी किताब उठा ली। मैं तो बस एक सवाल पूछने आया था, इतनी ज्यादा रिएक्शन की जरूरत नहीं थी, उसने कहा, किताब के पन्ने पलटते हुए। उसका माथा सिकुड़ गया। उसे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा था। आइरिस लॉन्ग को एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, लेकिन उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की। किसी वजह से उसे ये आदमी खतरनाक लगा। उसका बिजनेस सूट एकदम धारदार था और वो बहुत ताकतवर और हैंडसम लग रहा था। उसका दिल थोड़ी तेजी से धड़कने लगा। हाँ? जिन लीवेई आराम से बैठ गया। लॉन्ग शूलान, क्या तुम वाकई इस किताब को पढ़ सकती हो? आइरिस ने तेज सांस ली। उसकी आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। इस आदमी को उसका असली नाम कैसे पता? तुम हो कौन? उसने शक भरे लहजे में पूछा। क्या तुम्हें वाकई रूसी भाषा आती है? उसने उसके सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए पूछा। आइरिस ने भौहें चढ़ाईं। मैं क्या पढ़ती हूं और क्या जानती हूं, ये आपसे कोई मतलब नहीं है। फिर जोड़ा, सर। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी ताकि अपनी किताब और पर्स ले सके और वहां से निकल सके। डोम को अब तक पहुंच जाना चाहिए। जिन लीवेई ने अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से एक फोल्डर निकाला। चलो, ये पढ़ो, फिर देखेंगे कि तुम वाकई रूसी जानती हो या नहीं। उसने फोल्डर उसकी ओर बढ़ाया। आइरिस ने फोल्डर को झटक दिया और अपनी किताब वापस लेने की कोशिश की, लेकिन उस जालिम आदमी ने उसकी किताब को जैसे बंधक बना लिया। पहले ये फोल्डर पढ़ो और बताओ कि इसमें क्या लिखा है, फिर मैं सोचूंगा कि तुम इस रूसी किताब को पढ़ सकती हो या नहीं, उसने कहा। क्या ये उसका मजाक उड़ा रहा था? हिम्मत कैसे हुई इसकी? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आदमी उस पर यकीन करता है या नहीं। वैसे भी ये है कौन? वो सोच ही रही थी कि अपनी बेचारी किताब को छोड़ दे और तुरंत वहां से निकल जाए, लेकिन तभी उसकी नजर फोल्डर पर छपी एक जानी पहचानी चीज पर पड़ी। उसने झट से फोल्डर उठा लिया और पढ़ने लगी। जिन लीवेई ने उस लड़की, नहीं, अब तो वो वाकई एक जवान औरत लग रही थी, को गंभीरता से पढ़ते हुए देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन उसने अपने हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आने दिया। क्या वो सच में ये सोचती है कि ऐसे रूसी जानने का नाटक करके लोगों को प्रभावित कर लेगी? उसे तो पहले ही इस लड़की के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी थी। बचपन से ही शोभिज में थी, स्कूल भी मुश्किल से जाती थी। अगर उसके पिता का रसूख न होता तो वो सीनियर हाई स्कूल से भी पास नहीं कर पाती। उसकी पढ़ाई में भी कोई खास बात नहीं थी, तो जब तक उसने चुपचाप खुद से पढ़ाई नहीं की, जो कि उसे बहुत ही संदिग्ध लगा, तब तक वो नहीं मान सकता कि उसे अंग्रेजी के अलावा कोई विदेशी भाषा आती है। रूसी तो बिल्कुल नहीं। दरअसल वो भी उसी रेस्टोरेंट में था, कुछ इन्वेस्टर्स के साथ बिजनेस लंच पर। बाकियों की तरह उसकी भी नजर उस लड़की पर पड़ी जो पियानो बजा रही थी और गा रही थी। उसे लगा कि चेहरा जाना पहचाना है। थोड़ी देर बाद याद आया, ये तो लॉन्ग शूलान है, जिसे लोग स्टेज पर आइरिस लॉन्ग के नाम से जानते हैं। वही लड़की जिस पर उसने निगरानी रखने का ऑर्डर दिया था। उसके बारे में रिपोर्ट्स बार बार कहती थीं कि एक्सीडेंट के बाद उसका बर्ताव पूरी तरह बदल गया है, लेकिन अब जाकर उसने खुद अपनी आंखों से देखा और यकीन हुआ। हालांकि वो इस बात को नहीं मानता था कि कोई इंसान एकदम से इतना बदल सकता है। उसे पूरा यकीन था ये लड़की नाटक कर रही है, जैसे वो वैसे ही वो भी होटल की लॉबी में अपनी कार का इंतजार कर रहा था। वो तो उससे बात करने वाला भी नहीं था, लेकिन जब उसे रूसी किताब पढ़ने का नाटक करते देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। बस उसके कंधे पर हाथ रखा था ध्यान खींचने के लिए, और वो बाघिन बनकर हमला ही करने पर उतर आई। तुम जिन लीवेई हो, जिन कॉरपोरेशन से? लड़की ने कुछ मिनट पढ़ने के बाद आखिरकार बात की। तुम गैलेक्टिका से पार्टनरशिप करने की सोच रहे हो? उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी झलक गई।
गैलेक्टिका वो रूसी ट्रेडिंग कंपनी थी जिसने जिन कॉरपोरेशन को ये बिजनेस प्रपोजल भेजा था चीन के मार्केट में एंट्री के लिए, और वो पूरा प्रपोजल पूरी तरह से रूसी भाषा में लिखा हुआ था। तो फिर इस लड़की को ये सब कैसे पता? उसे तो खुद उसका चीनी अनुवाद पढ़ना पड़ा था। क्या ये लड़की वाकई रूसी पढ़ सकती है? लेकिन उसकी अगली बात ने उसे और भी ज्यादा चौंका दिया। मुझे नहीं लगता कि गैलेक्टिका से पार्टनरशिप करना कोई समझदारी का फैसला होगा। अगर आपको रूसी कंपनियों के साथ काम करना ही है तो और भी बहुत बेहतर विकल्प हैं। गैलेक्टिका के टॉप एग्जीक्यूटिव्स का नाम इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी और अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़ा हुआ है। जिन कॉरपोरेशन इस देश की नंबर 1 कंपनी है। क्या आप वाकई ऐसे गिरोह से जुड़े लोगों के साथ अपने ब्रांड का नाम जोड़ना चाहेंगे? जिन लीवेई ने उसे गहराई से देखा। उसकी नजरें अब शक से भरी थीं। तुम्हें ये सब कैसे पता? उसने पूछा। आयरिस लॉन्ग एकदम से सन्न रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कितनी बड़ी लापरवाही कर दी उसने। उसने फोल्डर पर रूसी में गैलेक्टिका लिखा देखा और बिना सोचे समझे बोल पड़ी। वो कंपनी उसके पिछले जन्म की यादों से जुड़ी हुई थी। अब क्या करे? उसने तुरंत अपना हाव भाव बदला, चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए शरारत भरे अंदाज में बोली, बस यूं ही मन से कुछ भी बोल दिया। आपने यकीन कर लिया? जिन लीवेई की आंखें संकुचित हो गईं। वो उसे शक से देख रहा था, जैसे उसकी हर हरकत को परख रहा हो। क्या आप हमेशा लोगों की कही बातों पर यकीन कर लेते हैं, मिस्टर जिन? मुझे तो आपसे ज्यादा समझदारी की उम्मीद थी। आखिर आप जिन कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट सीईओ हैं। वो गुस्से में गुर्राया। अलविदा मिस्टर जिन। उसने फोल्डर को उसके सीने पर धकेला, तेजी से अपनी किताब उसके हाथ से छीनी और सोफे से अपना पर्स उठा लिया। वो निकलने ही वाली थी कि उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कसकर उसकी कलाई को थामे हुए थीं। वो उसे जाने नहीं दे रहा था। रुको। उसने गहरी सांस ली और उसे ठंडी नजरों से देखा। मिस्टर जिन, आप बहुत बदतमीज हैं। क्या तुम्हें सच में रूसी भाषा आती है? वो कुछ पल चुप रही, फिर तय किया कि सच बोल ही दे। मानना है तो माने, नहीं तो ना माने, उसे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसने सीधी निगाहों से देखते हुए जवाब दिया। कैसे और कब सीखी? खुद से सीखी, जब भी फुर्सत मिलती थी। क्यों? वो झुंझलाई। हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ अब भी मजबूत थी। उसने आंखें बंद कर लीं और फिर छत की तरफ देखते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ की गर्माहट उसकी कलाई पर साफ महसूस हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दुश्मन है ये आदमी, बिल्कुल शक नहीं। ये उसके शरीर की चेतावनी है कि इससे दूर रहो। शायद ये उसकी फाइट या फ्लाइट वाली फीलिंग थी, वरना दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कता? क्यों सीखी रूसी? उसने फिर पूछा। क्योंकि मुझे रूसी लड़के पसंद है, इसलिए। क्या आपको नहीं पता, रूसी लड़के बहुत हॉट होते हैं? उसने तंज कसा। वो भौहें चढ़ाते हुए गंभीर हो गया। तभी उसका फोन बजा। भगवान का शुक्र, अब तो मेरा हाथ छोड़ेंगे। मिस्टर जिन, मुझे फोन उठाना है। उसने अनमने मन से उसका हाथ छोड़ा। आयरिस ने अपना पर्स खोला और फोन निकाला, फिर कॉल रिसीव की। हेलो डोम, तुम बाहर हो? अच्छा, मैं आ रही हूं। कॉल कट करते हुए उसने जिन लीवेई को घूरा। वो आदमी बस गहराई से उसे देख रहा था, जैसे उसकी आत्मा तक पढ़ना चाहता हो। उसके उस अजीब से बेचैन कर देने वाले नजरों से वो अंदर तक सिहर उठी। ये आदमी खतरनाक है, उसके मन में साफ साफ ख्याल आया। वो धीरे से उसकी ओर झुका और फुसफुसाया, मैं मानता हूं, अब तुम वाकई दिलचस्प हो गई हो, लोंग शिवलान। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा बदला हुआ रूप असली है या नाटक, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे भाई से दूर रहना, बहुत दूर। उसका चेहरा सख्त हो गया। भाई? क्या ये जिन चोंगलिन की बात कर रहा था? अपनी यादों के अनुसार असली आयरिस लॉन्ग उस जिन चोंगलिन के पीछे पीछे घूमती रहती थी, क्योंकि वो देश के सबसे प्रसिद्ध पुरुष सेलिब्रिटीज में से एक था। पूरे एशिया में उसके फैंस की संख्या इतनी ज्यादा थी कि अगर वो सब मिल जाए तो एक आर्मी बनाकर कोई भी जंग जीत सकते थे। असली आयरिस को लगता था कि अगर वो ऐसे सुपरस्टार से दोस्ती कर ले तो उसकी शोहरत का थोड़ा फायदा उसे भी मिल जाएगा।
दुर्भाग्य से असली आयरिस को समझ ही नहीं आता था कि जिन चोंगलिन उससे बच रहा है। उल्टा वो और भी ज्यादा कोशिश करती रही उसके करीब जाने की, यहां तक कि उसने एक आदमी को उसकी जासूसी करने के लिए लगा दिया ताकि वो हर वक्त जान सके कि जिन चोंगलिन कहाँ है और फिर वो भी वहां पहुंच जाए। आयरिस ने गहरी सांस ली और थकान से भर गई। चिंता मत करो मिस्टर जिन, मुझे तुम्हारे भाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिन लीवेई हल्का मुस्कुराया। बहुत भरोसेमंद बात है। तुम्हें मुझ पर यकीन हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम बहुत बदतमीज इंसान हो मिस्टर जिन। मैं अब कभी तुम्हें देखना नहीं चाहती। अरे लेकिन मुझे लगता है कि अब हम दोनों की मुलाकातें बार बार होंगी। लॉन्ग शुलान, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी दिलचस्प हो सकती हो। बस तुम मेरे भाई से दूर रहो, बाकी मैं खुद तुम्हें फिर से देखना चाहूंगा। उसकी आंखों में हल्की शरारत झलक रही थी। आयरिस का मुंह खुला फिर बंद हुआ। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कभी किसी इंसान से इतनी चिढ़ी नहीं थी। उसका सिर दर्द करने लगा। बिना कुछ कहे वो मुड़ी और होटल से बाहर दौड़ गई। जिन लीवेई चुपचाप देखता रहा, जैसे वो गुस्से में भागती हुई खरगोश हो। कितनी प्यारी लग रही थी। उसे दोबारा देखने की एक हल्की सी चाह मन में उभर आई। इस ख्याल से खुद ही हैरान हो गया। उसका चेहरा फिर से ठंडा और गंभीर हो गया। उसी समय उसका फोन बजा। कॉल थी शू तियान की। वो बाहर गाड़ी लेकर आ गया था। जिन लीवेई होटल से बाहर निकलकर गाड़ी की ओर बढ़ा। शू तियान ने उसके लिए गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। गाड़ी जैसे ही चली, जिन लीवेई ने कहा, गालाक्टिका पर दोबारा पूरी जांच करवाओ। समझ गया सर। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, अगर इजाजत हो तो पूछ सकता हूं कि वजह क्या है सर? पहले की जांच में सब कुछ क्लीन निकला था। इस बार देखो कि क्या उनका किसी हथियारों की तस्करी, वेश्यावृत्ति या मानव तस्करी से कोई संबंध है। हमारी पहले की जांच में ये पहलू नहीं देखे गए थे। उसे आयरिस की बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं था, लेकिन वो एक परफेक्शनिस्ट था। जब तक थोड़ी भी आशंका रहती तब तक वो चैन से नहीं बैठता। एहतियात हमेशा जरूरी होती है। शू तियान की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। शुक्र है कि वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर था, वरना इतनी चौंकाने वाली बात पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता था। जरूरत पड़े तो ब्लैक मार्केट से जानकारी खरीद लो। समझ गया सर। गोल्ड हाइट्स कॉन्डोमिनियम। स्वागत है मिस्टर कियाओ यू, अंदर आइए। मैं डोमिनिक छुआ हूँ, मिस लॉन्ग का असिस्टेंट। हमारी फोन पर कई बार बात हुई है। कियाओ यू ने सिर हिलाया और उस नौजवान से हाथ मिलाया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ठीक है, शालीन और सलीकेदार। रिनोवेशन देखकर लग रहा था कि खर्चा वाकई सही जगह हुआ है। पिछली बार जब वो यहाँ आया था, तब ये पेंट हाउस किसी बर्लेस्क बार और डिज्नीलैंड की सस्ती कॉपी की नाजायज औलाद जैसा लगता था। जब से यंग मिस ने कम उम्र में शोबिज में अपने दम पर पैसा कमाना शुरू किया था, प्रेसिडेंट लॉन्ग तेंगफेई ने कियाओ यू को उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जिम्मा दे दिया था। उसका असली काम था माँ बेटी की लालची हरकतों पर रोक लगाना, ताकि वो लड़की के बैंक अकाउंट को खाली न कर दे। शुरू में उसकी कमाई कुछ खास नहीं थी। ज्यादातर पैसे उसे हर महीने प्रेसिडेंट की ओर से अलाउंस के रूप में मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, खासकर जब उसके गाने वायरल होने लगे, उसकी कमाई में जबरदस्त इजाफा हुआ। हालांकि उसकी फिजूल खर्ची की आदतें देखते हुए, अगर उसे हर महीने मिलने वाला मोटा अलाउंस न होता तो कियाओ यू के पास गिनने लायक कुछ भी नहीं होता और वो लड़की इतना शाही जीवन कभी नहीं जी पाती। ये एक बहुत ही थैंकलेस जॉब थी, खासकर तब जब उसे माँ बेटी दोनों की कड़वी जबान और घमंडी रवैये को झेलना पड़ता। लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट लॉन्ग उसे मोटा पैसा देते थे, इसलिए कियाओ यू को ये सब चुपचाप सहना पड़ता था। जब से यंग मिस कोमा से बाहर आई, प्रेसिडेंट लॉन्ग ने उसे आदेश दिया कि लड़की को 1 साल तक फुल फाइनेंशियल एक्सेस दिया जाए, बिना किसी रोक टोक के। लेकिन यंग मिस को इस फैसले की जानकारी नहीं दी गई थी। इसका मतलब था कि कियाओ यू अब उसकी महंगी शॉपिंग्स को पहले की तरह ब्लॉक नहीं करेगा। प्रेसिडेंट ने यहां तक कहा था कि अगर कभी अकाउंट का बैलेंस बहुत कम हो गया तो वो खुद उसमें पैसे डाल देंगे।
कियाओ यू के दिल में ख्याल आया कि प्रेसिडेंट अपनी नालायक बेटी के लिए कुछ ज्यादा ही उदार हो रहे हैं। अब तक कोमा से बाहर आए उसे आधा साल हो चुका था। कियाओ यू को उम्मीद थी कि वो लड़की पैसे पानी की तरह बहा देगी, 1 साल की खरीदारी की कसर निकाल देगी। लेकिन उसके उलट लड़की का बैंक अकाउंट आज भी भरा हुआ था। खर्चे सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों, स्टाफ की सैलरी और 3 बड़े ट्रांजैक्शंस की वजह से हुए थे। पहला बड़ा खर्च था लगभग 30 लाख RMB पेंटहाउस की रिनोवेशन के लिए। दूसरा खर्च था लगभग 50 लाख RMB एक नई वार्डरोब के लिए। तीसरा और सबसे महंगा खर्च था 1.5 करोड़ RMB कंप्यूटर और इन्वेस्टमेंट के लिए। 3 मिलियन की रिनोवेशन महंगी जरूर थी, लेकिन आज जब कियाओ यू ने खुद अपनी आंखों से नतीजा देखा तो उसे लगा कि ये खर्चा इतना भी गलत नहीं था। अब इस पेंट हाउस में वो क्लास नजर आ रहा था जो पहले कहीं नहीं दिखता था। जहां तक 5 मिलियन की वार्डरोब का सवाल है, खैर लड़कियां तो लड़कियां होती हैं। कम से कम इस बार पूरा वार्डरोब सिर्फ 5 मिलियन में निपट गया। कियाओ यू जानता था कि यही लड़की एक अकेले हैंडबैग पर भी इतने ही पैसे उड़ा सकती थी। वो 15 मिलियन वाले खर्चे पर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लिया। आखिर कितने कंप्यूटर खरीदे थे उसने जो इतना खर्च हो गया? और इन्वेस्टमेंट? इस लड़की को निवेश के बारे में क्या पता? क्या वो इन्वेस्टमेंट शब्द का मतलब भी जानती है? कियाओ यू ने मन ही मन मान लिया कि वो 15 मिलियन तो गया काम से। उसे याद रहा कि प्रेसिडेंट लॉन्ग ने कहा था कि 1 साल तक लड़की को पूरी आजादी है अपने पैसों पर। अब उस ग्रेस पीरियड के बस 6 महीने ही बचे थे। 2 दिन पहले डोमिनिक छुआ का कॉल आया था, जिसमें उसने बताया कि यंग मिस उनसे खुद मिलना चाहती हैं। यही वजह थी कि कियाओ यू आज यहाँ आया था। ये पहली बार था जब लड़की ने खुद पहल करके उसे बुलाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वजह क्या हो सकती है, लेकिन जब मामला इस बिगड़ी हुई लड़की से जुड़ा हो तो कुछ अच्छा होने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। सर, कृपया मेरे साथ चलिए। मिस लॉन्ग आपको लाइब्रेरी ऑफिस में इंतजार कर रही हैं। डॉम उस सख्त दिखने वाले मिडिल एज्ड फाइनेंशियल मैनेजर को एक बड़े कमरे की ओर ले गया। धन्यवाद। जब वो लाइब्रेरी ऑफिस पहुंचे तो कियाओ यू के मन में एक हल्की सी हैरानी हुई। दीवारों पर किताबों से भरी शेल्व्स थीं। ऊपर जाने के लिए एक खूबसूरत स्पाइरल सीढ़ी बनी थी और दूसरी मंजिल पर भी किताबें रखी थीं। ऊपर की रेलिंग पर सांसेवेरिया और पीस लिली के गमले रखे थे, जिससे कमरे में ताजगी का एहसास हो रहा था। कोनों में बड़े बड़े रंग बिरंगे गमलों में इंडोर पाम ट्री भी लगे थे। वाकई बहुत इम्प्रेसिव लग रहा था। उसने कुछ किताबों पर नजर डाली। हैरानी की बात यह थी कि किताबें कई अलग अलग भाषाओं में थीं, लेकिन फिर उसने मन ही मन सोचा, जरूर ये सब सजावट के लिए है। अगर कोई कहे कि ये लड़की इन्हें पढ़ सकती है तो उस पर वो यकीन नहीं करेगा। हाँ, चीनी और अंग्रेजी वाली तो चलो मान भी लेते हैं। बॉस, मिस्टर क्याओ आ गए हैं। क्याओ यूडोम के पीछे पीछे लाइब्रेरी के उस बड़े गहरे रंग के डेस्क की तरफ गया। ओह, क्या वो डेस्क मकासर एबोनी वुड से बना था? डेस्क की खूबसूरती ने उसका ध्यान भटका दिया, जब तक कि एक सॉफ्ट और ठंडी सी आवाज ने उसका ध्यान वापस नहीं खींचा, बिल्कुल जैसे गर्मी की दोपहर में चलती हुई हल्की हवा। थैंक यू, डॉम। आइरिस लॉन्ग एक कोने में रखी लाउंज चेयर से उठी, जहां वो एक जापानी लाइट नॉवेल पढ़ रही थी। मिस्टर कियाओ यू, आने के लिए धन्यवाद। हम? कियाओ यू को लगा जैसे उसे अपनी आंखें मसलनी चाहिए थीं। मिस लॉन्ग? आइरिस मुस्कुराई और सिर हिलाया। कृपया बैठिए। उसका असिस्टेंट दोनों को उस खूबसूरत डेस्क के सामने रखी कुर्सियों तक ले गया। दोनों आमने सामने बैठे और बीच में एक लो टेबल था। डोमिनिक ने गर्म चाय सर्व की। कियाओ यू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सामने बैठी यंग मिस वही थी। चेहरा तो वैसा ही था, लेकिन पहनावे का अंदाज बदल चुका था। और तो और उसकी पूरी पर्सनालिटी ही कुछ और लग रही थी। क्या दुनिया सच में खत्म होने वाली है? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
उसने चाय की एक चुस्की ली और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। फिर एक और चुस्की ली, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहता हो। कोई शक नहीं, ये टाई ग्वानेन थी, और वो भी टॉप क्वालिटी। हाय राम, दुनिया सच में खत्म होने वाली है। मिस्टर क्याओ यू, आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। उसकी आवाज में अब एक ठहराव था, शब्द स्पष्ट, अंदाज शांत मगर असरदार। बिल्कुल मिस लॉन्ग, उसने खुद को संभालते हुए कहा और फिर अपनी आदतन भावहीन शक्ल ओढ़ ली। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? सबसे पहली बात, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजर बने। बाकी सारे क्लाइंट्स छोड़ दीजिए और सिर्फ मेरी फाइनेंसेस संभालिए। अगर आप तैयार हों तो आपका वेतन अब मेरे पास से आएगा, मेरे पापा के पास से नहीं। कियाओ यू का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मिस लॉन्ग, ये जो सैलरी उसे प्रेसिडेंट लॉन्ग दे रहे थे, वो इस लड़की की आज तक की कुल कमाई से भी ज्यादा रही होगी। अब अगर ये सोच रही थी कि वो कम पैसों में उससे काम करवा लेगी, तो इसका मतलब साफ था, ये लड़की अब भी सपने देख रही थी। साथ ही मैं चाहती हूं कि आप मेरे पापा को कहें कि वो अब से मुझे मंथली अलाउंस भेजना बंद कर दें। मैं अब 19 साल की हूं, कोई नाबालिग नहीं रही। हाँ, अब तो सच में दुनिया खत्म होने वाली है, उसने गला खंखारते हुए कहा। ठीक है मिस लॉन्ग, मैं प्रेसिडेंट को आपके इस निर्णय की जानकारी दे दूंगा। तो क्या आप मेरा ऑफर स्वीकार करते हैं? क्याओ यू ने 2 गहरी सांसें लीं। मिस लॉन्ग, मुझे खुशी है कि आप अब अपने पैसों को लेकर गंभीर हो रही हैं, लेकिन डॉम, उसके पीछे खड़े डोमिनिक ने एक फोल्डर आगे बढ़ाया। क्याओ यू का चेहरा और भी उलझ गया। इसे खोलिए, पहला पेज देखिए, उसने कहा, अब आदेश के लहजे में। उसने कहा मानते हुए फोल्डर खोला। ये तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स लग रही थी। ये एक अलग अकाउंट है जो मैंने खुद खोला है। वही 15 मिलियन जो मैंने कंप्यूटर खरीदने के बाद बचाए थे, उसमें डाले थे। कियाओ यू का माथा ठनका। बचे हुए पैसे? इस अकाउंट में तो साफ साफ 15 मिलियन से कई गुना ज्यादा रकम दिख रही थी। क्या इसने बैंक लूट लिया था या फिर कहीं से जैकपॉट मिल गया? मैंने उस पैसे को स्टॉक्स में लगाया, कुछ बॉन्ड्स और कंपनियों के शेयर भी खरीदे, साथ ही कुछ बिजनेस को इंटरेस्ट पर लोन दिए। अब उस अकाउंट में आधे अरब से ज्यादा आरएमबी हैं। अगला पेज पलटिए, उसमें उन सभी बिजनेस की लिस्ट है जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया है, कितना लगाया और कितना कमाया, सब लिखा है। कुछ विदेशी कंपनियां भी हैं। आखिरी कुछ पेजों में उन कंपनियों की लिस्ट है जिनमें मैं आगे निवेश करना चाहती हूँ। आप ये सब मैनेज कीजिए। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि उसने कुछ डार्क वेब से मिले हैकिंग जॉब्स से भी बढ़िया कमाई की थी। वो बात अभी के लिए गुप्त ही रहने दी। कियाओ यू के जीवन में शायद ये पहली बार था जब उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया था। मिस्टर कियाओ यू, सर, आप सुन रहे हैं? आप ठीक हैं? आयरिस ने चिंतित होकर पूछा। डॉम, ये क्यों नहीं हिल रहे? बॉस, मुझे लगता है आपने इन्हें ब्रेक कर दिया। बकवास मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो फ्रोजन है। डॉम ने अचानक आंखें फाड़ लीं। ओह नहीं, कहीं इन्हें स्ट्रोक तो नहीं आ गया? बॉस, अब क्या करें? अगर ये यहीं गिर गए तो? मुझे डर लग रहा है। क्या? एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। दोनों इधर उधर भागने लगे। एक पूरी पैनिक सीन चालू हो गई। उसी दौरान क्याओ यू को थोड़ी चेतना लौटी। उसने सुना कि लड़का फोन पर पागलों की तरह बोल रहा था, कुछ स्ट्रोक, कुछ एम्बुलेंस। क्या हो रहा है? कौन स्ट्रोक में है? मिस्टर क्याओ यू, आप ठीक हैं? आइरिस दौड़ कर आई, आंखों में फिक्र। आपको स्ट्रोक आया है क्या? चिंता मत कीजिए, एम्बुलेंस रास्ते में है। हाँ, मैं ठीक हूं। क्या? मुझे स्ट्रोक आया है? डॉम अब भी फोन पर था, तेजी से बात करता हुआ। रुक जाओ, फोन काटो, तुम दोनों। अरे मैं स्ट्रोक में नहीं हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। तुम्हें कैसे लगा कि मुझे स्ट्रोक आया है? नहीं आया, पक्की बात? आइरिस ने शक से पूछा। हाँ, आइरिस ने अपने असिस्टेंट को साइड आई दी। टॉम ने शर्माई सी हंसी हंसते हुए फोन पर माफी मांगी और एम्बुलेंस को कैंसिल कर दिया। तीनों ने चैन की सांस ली।
क्याओ यू ने खासकर माहौल को सामान्य करने की कोशिश की। कृपया माफ कीजिए मिस लॉन्ग, मैंने आपको यूं परेशान कर दिया। मैं सच में ठीक हूं। ठीक है, बस आप सही सलामत हैं, यही काफी है। दोनों ने एक एक चाय की चुस्की ली ताकि थोड़ा शांत हो सके। यहां तक कि डॉम ने भी एक कप भर लिया। अरे बाप रे, अगर ये अंकल सच में गिर जाते तो? मिस्टर क्याओ यू, क्या अब हम अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं? आइरिस ने फिर पूछा। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए मिस लॉन्ग, आप देख ही चुके हैं कि उस बैंक अकाउंट में आधे अरब से कुछ ज्यादा हैं। अगर आप मेरा ऑफर स्वीकार करते हैं मेरे पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजर बनने का और सिर्फ मेरे लिए काम करने का, तो मैं वो अकाउंट आपको सौंप दूंगी। आप जैसे चाहें इन्वेस्ट कीजिए। मैं कभी कभार कुछ निर्देश दूंगी, लेकिन ज्यादातर मैं चाहती हूं कि आप मेरी कमाई को संभालें और बढ़ाएं। मेरा सपना है कि मैं अपनी 20 की उम्र तक बिलियनियर बन जाऊं। क्याओ यू ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आधा अरब आरएमबी का अकाउंट, बिलियनियर बनाने का टारगेट? हाँ, अब तो पक्का दुनिया खत्म हो चुकी है। शायद वो मर चुका है और ये सब मोक्ष है, वरना एक स्पॉइल्ड ब्रैट इतनी जल्दी आधी बिलियन की मालकिन कैसे बन सकती है? मिस्टर कियाओ, क्या ख्याल है? मेरा ऑफर मंजूर है? कियाओ यू ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं आपका ऑफर स्वीकार करता हूँ मिस लॉन्ग। अरे भाई, वो क्यों नहीं करता? हालांकि एक प्राइवेट फाइनेंशियल मैनेजर के तौर पर कियाओ यू की कमाई आम लोगों से काफी बेहतर थी, लेकिन उसका असली काम था लोगों के पैसे को सुरक्षित रखना और खर्चों को संतुलित करके अकाउंट्स को खाली होने से बचाना। और ज्यादातर क्लाइंट्स रईसों के बच्चे, जो पैसे ऐसे उड़ाते थे जैसे सांस ले रहे हों। सीधी बात कहें तो वो एक फाइनेंशियल मैनेजर कम और पैसे का बेबी सिटर ज्यादा था, लेकिन उसके दिल में हमेशा ये सपना था कि एक दिन उसे भी किसी बड़े फंड को इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। उसे बढ़ते हुए देखेगा, फिर प्रॉफिट निकालेगा और उसी प्रॉफिट को दोबारा इन्वेस्ट करेगा। अब जब किस्मत ने ये मौका थाली में सजाकर सामने रख दिया था, तो भला वो क्यों छोड़ता? आधा अरब संभालना है तो ला ये पैसा। क्याओ यू ने मन ही मन कसम खाई। वो इस लड़की को उसके 20वें साल तक बिलियनियर बनाकर ही दम लेगा। बस देखते जाओ। शानदार, आइरिस मुस्कुराई। टॉम, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ले आओ। अभी लाया बॉस। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद आइरिस और कियाओ यू ने हाथ मिलाए। मेरे पापा वाली बात अब आपके हवाले है मिस्टर कियाओ। चिंता मत कीजिए मिस लॉन्ग, मैं आज ही प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा भेज दूंगा और बाकी क्लाइंट्स के लिए भी अरेंजमेंट कर लूंगा। बहुत अच्छा, अब मैं अपनी फाइनेंसेस आपको सौंप रही हूँ। आपने पिछले कुछ सालों में खुद को साबित किया है। अफसोस है कि तब मैं इतनी नासमझ थी कि आपकी मेहनत की कदर नहीं कर पाई। क्याओ यू को एक अजीब सा गर्म भाव भीतर से उठता हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और सिर्फ एक ठंडे अंदाज में सिर हिला दिया। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। बिल्कुल, अब से मैं आपको और अपनी बाकी टीम को अच्छे से ट्रीट करूंगी। जब तक आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, आपको मेहनत के हिसाब से इनाम मिलेगा। लेकिन अगर आपने मुझे धोखा देने की कोशिश की या मेरे पैसों से चीटिंग की, तो याद रखिए, मुझे सब पता चल जाएगा एंड आई विल डिस्ट्रॉय यू। कियाओ यू के शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उस पुराने जमाने की जिद्दी, खर्चीली लड़की की जगह अब सामने बैठी थी एक ऐसी शख्सियत जो बर्फ की तरह शांत और उतनी ही खतरनाक लग रही थी। अब वो इस नई बॉस को कभी हल्के में नहीं लेगा। जो लड़की कुछ ही महीनों में आधा अरब कमा सकती है, उससे भला कौन पंगा ले? मिस लॉन्ग सच में बदल गई थी। शायद एक्सीडेंट में सच में उनका सिर कुछ ज्यादा ही जोर से लग गया था, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। काश पहले ही सिर टकरा गया होता तो आज से कई साल पहले ही उसे ये आधा अरब संभालने को मिल जाता। अब तो कियाओ यू का दिल धक धक कर रहा था, उत्साह से भरा हुआ। इस नई मिस लॉन्ग के साथ काम करने का मौका और ये आधा अरब की दौलत, उसे किसी खजाने की चाबी मिल गई हो जैसे। उसका मन कर रहा था कि वहीं उछलकर डांस कर दे, लेकिन उसने खुद को रोका और अपना सीरियस चेहरा बनाए रखा। वो अपने घर पहुंचकर ही कूदेगा, नाचेगा। बिलियनियर बनने की इस चुनौती ने
उसे एक नया जोश दे दिया था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मिस लॉन्ग, बस यही सुनना चाहती थी मैं। और हाँ, अगर आने वाले कुछ दिनों में मैं अपने पुराने अकाउंट से कुछ बड़ी रकम निकालूं तो हैरान मत होना। चिंता मत करो, मैं उन्हें बेकार नहीं जाने दूंगी। समझ गया मिस लॉन्ग। आइरिस लॉन्ग ने प्लान किया था कि वो कुछ विदेशी बैंक अकाउंट्स खोलेगी और पैसों को विदेशी करेंसी में कन्वर्ट करेगी ताकि इमरजेंसी में और सिक्योरिटी के लिहाज से कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा वो खुद भी साइड से कुछ इन्वेस्टमेंट्स करती रहेगी। आखिर 100% भरोसा किसी और पर नहीं किया जा सकता। थोड़ी और बातचीत के बाद उनकी मीटिंग खत्म हो गई। भले ही कायाओ यू के चेहरे पर एकदम परफेक्ट पोकर फेस था, लेकिन आइरिस फिर भी उसकी आंखों में छुपी हुई वो बेताब खुशी साफ देख सकती थी। डॉम ने कायाओ यू को बाहर तक छोड़ा और प्राइवेट लिफ्ट तक ले गया। आइरिस वहीं लाइब्रेरी ऑफिस में बैठी रही, टाइगुआनिन चाय का मजा लेते हुए, और वहीं जापानी लाइट नॉवेल पढ़ने लगी जो कायाओ यू के आने से पहले पढ़ रही थी। इससे पहले आइरिस लॉन्ग को लेकर ऑनलाइन जो चर्चा शुरू हुई थी, अब वो फैलते फैलते एक पूरे लव ट्रायंगल की अफवाह में बदल गई थी, जिसमें वो, जिन चोंगलिन और फैन लुओ शामिल थे। साथ ही ये भी अफवाह उड़ रही थी कि आइरिस प्रेग्नेंट है और बच्चे का बाप जिन चोंगलिन है। हालात तब और बिगड़ गए जब आखिरकार फैन लू और जिन चोंगलिन दोनों ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग्स पर इस पूरे मामले पर रिएक्शन पोस्ट कर दिया। सबसे पहले आई फैन लू की पोस्ट। चाहे मेरे मंगेतर और उस औरत के बीच पहले क्या हुआ था, वो सब अब बीती बात है। मेरा मंगेतर मेरी जिंदगी का प्यार है और मैं उसे उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। न जाने कितनी औरतें कोशिश कर चुकी हैं हमें अलग करने की, लेकिन आखिरकार उसने शादी के लिए मुझे ही चुना। मैं हमेशा अपने होने वाले पति के साथ खड़ी रहूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी मां बनूं। मैं सभी से निवेदन करती हूं कि पुरानी बातों को वहीं छोड़ दें जहां वो बिलोंग करती हैं, अतीत में। कुछ लोग बस हार मानना नहीं जानते, खासकर जब बात हो किसी इतने अच्छे और हैंडसम इंसान की। चलिए, हम लोग उनकी तरह नीचता पर न उतरें, ठीक है? आप सभी के सपोर्ट के लिए शुक्रिया। फैन लुओ की वीबो पोस्ट को लोगों ने पल भर में लाइक करना शुरू कर दिया। 57 लाइक्स, 993 लाइक्स, 3568 लाइक्स, और ये गिनती लगातार बढ़ रही थी। पोस्ट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हे भगवान, क्या ये कंफर्मेशन है कि जिन चोंगलिन और आइरिस लॉन्ग का सच में अफेयर था? बेचारी फैन लू। ओ माय गॉड, अब तो तय हो गया। आइरिस लॉन्ग एक बेशर्म औरत है। आइरिस पहले से ही बेशर्म थी, मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई। सभी फैंस से निवेदन है कि हमारे यूजिन चोंगलिन को इन बेशर्म औरतों से बचाएं, खासकर उस गंदी आइरिस लॉन्ग से। 16 लाइक्स, 279 लाइक्स, 1003 लाइक्स, और बढ़ते ही जा रहे थे। लुओ लुओ तो सच में एक रॉयल लेडी लगती है। कितनी क्लासी, कितनी माफ करने वाली। अगर मैं होती और कोई मेरी मंगनी तोड़ने की कोशिश करता तो उस औरत का चेहरा नोच देती और शार्क्स को खिला देती। उस औरत को लुओ लुओ की माफी के लायक भी नहीं समझना चाहिए। फैन लुओ कितनी बड़ी दिल वाली है, जैसा कि फैन फैमिली की वारिस से उम्मीद थी। आई लुओ फैन फैन, प्लीज मुझसे शादी कर लो। ऊपर वाला पोस्टर, चुप हो जा, अपनी औकात देख। तू क्या सोचता है प्रिंसेस लुओ लुओ से शादी का प्रपोजल देगा? वो तो पहले से ही हमारे प्रिंस लिन लिन की है, हमेशा के लिए लिन लुओ। तो क्या फैन लुओ ने ये कंफर्म कर दिया कि जिन चोंगलिन ने आइरिस लॉन्ग को प्रेग्नेंट किया है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस डायन के नाजायज बच्चे को कभी स्वीकार नहीं करूंगी, चाहे वो सच ही क्यों ना हो। सिर्फ प्रिंसेस लुओ लुओ को ही हक है प्रिंस लिन लिन का वारिस पैदा करने का। फैन लुओ ने प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी बातों से तो साफ लग रहा है कि आइरिस ने जिन चोंगलिन को फंसाने की कोशिश की थी। घिन आती है, मर जाओ आइरिस लॉन्ग। हाय जिन चोंगलिन, कुछ तो बोलिए। लोग जिन चोंगलिन के अकाउंट पर नजर गड़ाए बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि वो भी अपनी मंगेतर की तरह अफवाहों पर कोई बयान देंगे या नहीं। कुछ ही देर बाद जिन चोंगलिन ने भी अपनी वीबो पोस्ट कर दी। जिन चोंगलिन, मैं सच को साफ करना चाहता हूँ। मिस आइरिस लॉन्ग और मेरे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। हम बस कुछ इवेंट्स पर कैजुअली मिले थे, बस उतना ही।
न तो उन्होंने मुझे फंसाया न मैंने उन्हें कभी प्रेग्नेंट नहीं किया। हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता कभी नहीं रहा। ये सारी बातें सिर्फ अफवाहें हैं। कृपया इस तरह की कहानियां मत बनाएं। मैं अपने फैंस से निवेदन करता हूं कि मुझे सपोर्ट करते रहें, लेकिन दूसरों को नीचे गिराए बिना। धन्यवाद आपकी समझदारी के लिए। एक और बात, मैं जल्द ही अपना अगला एल्बम रिलीज कर रहा हूं। कृपया उसका इंतजार कीजिए। उसकी ताकत ही कुछ और थी। जैसे ही जिन चोंगलिन ने पोस्ट किया, उसके बाद जैसे फैंस इतनी तेजी से रिएक्ट करने लगे कि पोस्ट डालते ही 1 सेकंड भी नहीं बीता और उसके अकाउंट पर लाइक्स और कमेंट्स की बौछार शुरू हो गई। लाइक्स और गिनती लगातार बढ़ रही थी। हमें समझ आ गया, प्रिंस लिन लिन, हम आपकी आर्मी के लोग हमेशा आपका साथ देंगे। नए एल्बम का बेसब्री से इंतजार है। हे भगवान, नया एल्बम! मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। किसी और को कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? फैन लू ने तो साफ साफ आइरिस लॉन्ग को दूसरी औरत कहकर बदनाम कर दिया था। अब जिन चोंगलिन अचानक सब कुछ क्यों नकार रहा है और ऊपर से आइरिस लॉन्ग का बचाव कर रहा है? सही पकड़ा। लगता है आइरिस लॉन्ग ने इन दोनों की सगाई पर ज्यादा असर डाला है जितना हम सोच रहे थे। कहीं रिश्ता टूटने की कगार पर तो नहीं? ओह नहीं, हम लिनलुओ फैंस तो किसी को बख्शेंगे नहीं जो हमारे प्रिंस और प्रिंसेस के बीच दीवार बनने की कोशिश करेगा। लिनलुओ आर्मी को अलर्ट करो। मिशन आइरिस लॉन्ग का संपूर्ण विनाश। मुझे लगता है ये बस जिन चोंगलिन की सज्जनता है। वो लॉन्ग परिवार की इज्जत बनाए रखना चाहता है। आखिर आइरिस लॉन्ग परिवार की बेटी है। लॉन्ग फैमिली भले ही जिन फैमिली जितनी ताकतवर या अमीर न हो, लेकिन फैन फैमिली के बराबर मानी जाती है और उन्हें नाराज करना आसान नहीं है। बल्कि कुछ मामलों में तो लॉन्ग फैमिली फैन फैमिली से ज्यादा अमीर और प्रतिष्ठित है। उनके पूर्वजों में कुछ प्राचीन जमींदार और राजघरानों से भी जुड़े लोग थे। लेकिन हाँ, आज के दौर में ये सब ज्यादा मायने नहीं रखता। ऊपर वाले पोस्टर की बात में दम है। आइरिस लॉन्ग तो पूरे लॉन्ग खानदान की बदनामी है। उन्हें तो उसे परिवार से निकाल देना चाहिए। हाँ, उस बेशर्म औरत को निकाल बाहर करो। मुझे उस औरत से क्या लेना देना? मैं तो बस पैसे बचा रही हूँ ताकि अपने आइडल का नया एल्बम खरीद सकूं। ओह माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑनलाइन ये चर्चा इतनी तेज फैल गई कि अखबार और टैबलॉइड तक ये कहानी छापने को तैयार हो गए। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। कोई ताकतवर शख्स पर्दे के पीछे से उन्हें रोक रहा था। कोई था जो इस कहानी को सामने आने से हर हाल में रोकना चाहता था।